किसान भाइयों, हम जानते हैं कि अच्छे काम को अंजाम देने के लिए अच्छी टीम होना आवश्यक है। प्रोफेसर एनके सिंह ने वैज्ञानिकों की एक अच्छी टीम भी तैयार की है जो पूरी तरह किसानों की सेवा के अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है। जो फाइनल हमें ATGC जिसको हम बोलते हैं किसी भी जीनोम का, उससे हम क्या करते हैं, हम किसी भी जिस चीज़ की सीक्वेंस निकाल रहे हैं उसकी हम उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी, अगर किसी प्लांट की उत्पाद कम है किसी रोग की वजह से, हम उस रोग की रोकथाम कर देंगे। जो कि हम करेंटली काम कर रहे हैं, अभी एक राइस का बहुत मेजर डिजीज़ होता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर वो हम सही से कर पाए तो वो डिजीज़ काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि चावल की उत्पाद बढ़ जाएगी, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्रोफेसर एनके सिंह अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कभी प्रयोगशाला तो कभी खेतों पर पूरी नजर रखते हैं। प्रोफेसर एनके सिंह के प्रयासों से इस लैब के पास आज 200 से भी अधिक धान की जंगली प्रजातियां मौजूद हैं, जिनसे अच्छे जीन चुने जा रहे हैं। तो आमतौर पे जब हम इनको देखते हैं, इनके स्वरूप को, रूप को, रंग को, तो लगता है कि ये बिल्कुल बेकार चीज़ है, लेकिन वास्तव में इनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण छुपे हुए हैं। और बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम उन गुणों को निर्धारित करने वाले जो जीन हैं, जो कारक हैं, उनकी खोज करते हैं, जो काम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डॉक्टर एनके सिंह के द्वारा किया जाता है। इन गुणों का निर्धारण करने वाले जीन की जब खोज हो जाती है तो उन जीन्स को फिर हम अधिक उपज देने वाली जो हमारी प्रजातियां हैं उनके अंदर पौध अभिजनन या प्लांट ब्रीडिंग की प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। ये बात तो डॉक्टर साहब समझ आई कि जो हमारे फसलों के जो जंगली रिश्तेदार हैं या पारंपरिक जो हमारी फसलें हैं, उनमें बहुत से ऐसे जीन हैं जो बीमारियों से, रोगों से लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल बात हो रही है ट्रांसजेनिक की, या कहें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की, जिन्हें आनुवंशिक रूप से परिवर्तित फसलें हैं। और ये जो GM है, इसमें तो जैसे पशु का जीन निकाल के किसी भी फसल में डाला जा रहा है, तो ये कितनी, आप इसे कितना सही मानते हैं और क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है, ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है? लेकिन ये जो GM की टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही पोटेंशियल, एक तरह से आप कह सकते हैं कि और क्षेत्रों में जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इस तरह से बायोलॉजी के क्षेत्र में जीनोमिक्स और GM टेक्नोलॉजी ये सब आई हुई हैं। सैद्धांतिक रूप में अब एक कहने में अजीब लगता है कि हमने पशु का जीन उठा करके पौधे में डाल दिया, लेकिन जो लोग इस विषय में जानते हैं, जो इसीलिए समाज में ज़्यादा शिक्षित करने की ज़रूरत है। एक तो हमारी परंपराएं हैं जो हम बंधे हुए हैं उनसे, कि कुछ लोग समझ लीजिए कि वेजिटेरियन हैं, जो कि उनको थोड़ा अजीब लगेगा कि अगर एक जीव से आ गया दूसरे पशु से इसमें, तो उसको हम कैसे खाएंगे, वो वेजिटेरियन नहीं रहा, अब तो पोल्यूटेड हो गया, कुछ तरह से हो गया। तो ऐसी बायोलॉजी इस तरह से नहीं देखता है इसको। जो हमारा दर्शन भी है वो इस तरह से नहीं देखता है, वो देखता है कि सभी जीव एक हैं। मतलब कम से कम भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक सभी एक ही आत्मा सब में चलती है, और तो सभी जीव एक हैं। और बायोलॉजी ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी जीव एक हैं, सब में एक ही भाषा है, सबका DNA एक होता है, और यहाँ तक कि हजारों और सैकड़ों की संख्या में जीन भी समान है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो शोध किया है उससे पता चला कि मनुष्य में 25,000 जीन हैं और धान में 37,000 जीन हैं। धान में जीन की संख्या ज़्यादा है मनुष्य से, तो उसमें से 1500 जो जीन हैं वो दोनों में कॉमन है। 1500 जीन मनुष्य में भी है, वही जीन धान में भी है। तो ये बायोलॉजी या विज्ञान ये सिद्ध करता है कि जो हमारे परंपराओं में ऋषियों मुनियों ने कहा था कि पौधों में भी प्राण होता है, उसमें भी प्राण होता है, जो भी समानताएं हैं सभी जीव में, चाहे वो वनस्पति हो अजीव है, वो मतलब बिल्कुल विज्ञान सिद्ध करता है। तो इससे मैं इस पे आना चाहता हूँ कि अगर जब 1500 जीन मनुष्य में और धान में समान है, अगर हमने एक जीन 1501 कर दिया, सपोज हमने मनुष्य से ही जीन ले लिया एक और धान में डाल दिया, तो क्या वो धान 1501 में 1500 कितने प्रतिशत होता है? जबकि ऑलरेडी आपको ये समझना पड़ेगा कि धान और इंसान दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो इसमें एक जीन डालने से सीधा, अगर हम लोगों को एजुकेट करें, या आप ये मत सोचिए कि एक मछली से एक जीन आ गया। एक जीन मछली नहीं है, मछली में 50,000 जीन है जो उसको मछली बनाते हैं। धान में 37,000 जीन है जिसको धान बनाते हैं।
लेकिन उसमें पहले से ही हज़ारों की संख्या में जीन हैं जो दोनों में समान हैं, तो उसमें एक जीन डालने से कोई उसमें सैद्धांतिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम दूसरी तरह से लेते हैं, मान लीजिए कि किसी बैक्टीरिया से लिया या कहीं से लिया, तो उसको जो बायो सेफ्टी है उसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने पहले से उससे एक्सपोज नहीं है तो बायो सेफ्टी जो भी रिस्क होते हैं, जो एलर्जेनिसिटी हो सकती है या कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसको अच्छी तरह से टेस्ट करने के बाद ही उसका हमें रिलीज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। भारत जैव विविधता में धनी देश है। आज हम प्रौद्योगिकी की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। देश अपने नन्हे पांवों पर चलकर पहाड़ों की चोटियों पर सूरज लपकने को तैयार है। हाँ, अपने पीछे खड़े बुजुर्गों के ज्ञान और उनके जीन की बदौलत। किसान भाइयों, आज हमने जाना कि किस तरीके से जैव प्रौद्योगिकी जो है वो आपकी सेवा में है, और आज हमने देखा कि कितने बड़े स्तर पे काम हो रहा है, कैसे नए नए जीन ढूंढे जा रहे हैं। वो जीन जो ऐसी किस्म के बीज तैयार करेंगे जिनमें सूखा सहने की क्षमता होगी, जो रोगों से लड़ सकते हैं, जिनमें बाढ़ में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता होगी, और साथ ही साथ कीटों से रोकथाम की क्षमता होगी। ऐसे बीजों का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की। शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की।